मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 18, 19, 20, 21 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मैंने पहली कक्षा में प्री के ऑब्जेक्ट्स जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जब दूसरी पॉलिटी क्लास की मैंने प्री कम्प्लीट मेंस को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया था। तो आज जो बचे आर्टिकल है, आज मैं उन आर्टिकलों पर बात करना चाहूँगा। एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए। आर्टिकल 18 क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइएगा। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 19 से 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है, जो मौलिक अधिकार का मेरुदंड कहलाता है। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का प्रावधान है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। संविधान का आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नंबर 5 भारत के किसी भाग में निवास व बसने की स्वतंत्रता। नंबर 6 कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब नोट कर लीजिए आप लोग कि संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर आर्टिकल 300A में स्थानापन्न कर दिया गया है। आर्टिकल 300A में स्थानापन्न कर दिया गया है। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। यह संरक्षण निम्नलिखित 3 प्रकार की दोष सिद्ध के विरुद्ध उपलब्ध है। नंबर 1 भूतलची प्रभावी विधायन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉजिलेशन। इसका अर्थ है कानून का क्रियान्वयन तथा पूर्ववर्ती काल से लागू करना। संसद को यह शक्ति संविधान ने दी है या केवल सिविल विधायन पर प्रयुक्त होता है। आपराधिक विधायन को विगत या पूर्ववर्ती काल से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2 द्वैत दंडादेश, डबल ज्यूडिशरी। इसका अर्थ यह है किसी भी व्यक्ति को किसी भी सजा के लिए सिर्फ एक ही दंड दिया सकता है, परंतु यदि लोक सेवक किसी आपराधिक मामलों में पदच्युत किया जाता है तो वह द्वैत दंडादेश के अंतर्गत नहीं आता। उस पर न्यायालय में पुनः मुकदमा किया जा सकता है। नंबर 3 अपने विरुद्ध साक्षी बनाने का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटरमेशन। किसी भी अभिव्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपराधिक विधि का यह आधारभूत सिद्धांत है। किसी भी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उस पर अभियोग या जुर्म साबित न हो जाए, और अपराध को सिद्ध करना अभियोजन पक्ष का दायित्व है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद भाग 3 फंडामेंटल राइट की आधारशिला है। संविधानविदों ने इस अनुच्छेद की विस्तृत व्याख्या की है। इसके तहत बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड होते हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा, निजता, आश्रय, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी में अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन अधिकार, चिकित्सा संबंधी अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई संबंधी अधिकार, महिलाओं का आदर सम्मान, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार आदि जैसे अधिकार इसके अंतर्गत निहित हैं। यह आर्टिकल किसी भी व्यक्ति को विधायी कार्यपालिका संबंधी दोनों प्रकार की कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में ऊपर बताए गए अधिकारों का विस्तृत विवरण किया गया था। इसी में अंतरजातीय विवाह, एक क्वेश्चन एक लड़की ने मुझसे पूछा था, इसकी आप नोट कर लीजिएगा अगर आप सुन रही हैं तो। इसी में अंतरजातीय विवाह को भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, जिससे समाज में ऊंच नीच के स्तर को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अंतरजातीय विवाह, ब्राह्मण लड़का है क्षत्रिय लड़की शादी कर सकता है, क्षत्रिय लड़की है ब्राह्मण लड़के शादी कर सकती है, ब्राह्मण लड़का है वो एससी कैंडिडेट किसी भी लड़की शादी कर सकता है, और एससी कैंडिडेट अगर है तो ब्राह्मण लड़के शादी कर सकता है। कोई भी किसी भी जात के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकता है। इसकी तरफ से कानून की तरफ से पूरी छूट प्रदान की गई है, और यदि इस विवाह के संबंध में कोई उंगली उठाने का प्रयास करता है तो उसको सीधे जेल होगी और वो आपराधिक मामले के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 21A मैं आपके सामने लाया हूं, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राज्य ऐसी रीति से विधि बनाकर निर्धारित करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को
सभी प्रकार से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। स्पीडी ट्रायल एक संवैधानिक गारंटी, स्पीडी ट्रायल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। इस पर गौर करिए। द्रुत न्याय की बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को द्रुत तरीके से न्याय देने की बात कही है। द्रुत मतलब स्पीड से, क्योंकि द्रुत न्याय की व्यवस्था ही मानव का मौलिक अधिकार है। इस मामले पर न्यायाधीश भंडारी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों मामलों में कहा है कि द्रुत फैसला संविधान के आर्टिकल 21 में उल्लिखित जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है। इसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपी व्यक्ति के आरोप पर न्याय देकर उनके मौलिक अधिकारों के हनन को रोकना चाहिए। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 22 पे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसको कस्टडी में निरुद्ध रखा जाए या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा से वंचित ना किया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अवकाश व पत्र के दिनों को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इससे अधिक समय बीत जाने के पश्चात गिरफ्तार व्यक्ति को यदि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना किया गया तो उसके मूल अधिकारों का हनन होगा, जिस पर उक्त कार्रवाई की जाएगी। नोट कर लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट है, निवारक निरोध आर्टिकल 22(3), 22(3), 23(4), 22(5), 22(6) के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहाइबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स फ्लेवर, मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम प्रतिषेध किया जाता है। नोट कर लीजिए, भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों से भारत की सुरक्षा। 31 दिसंबर 1971 को खत्म समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, 44वें संविधान संशोधन 1979 के प्रतिकूल इसीलिए स्थापित किया गया और 1979 में इसको भी समाप्त कर दिया गया है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। किसी भी इच्छा के विरुद्ध श्रम या बेगारी, बंधुआ मजदूरी आदि, न्यूनतम वेतन आदि। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 14 वर्ष की आयु से कम बालक को किसी कारखाने में या खाने में काम करने के लिए नियोजित रखा नहीं जाएगा या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन्स, आर्टिकल 25-28। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अधार्मिक अथवा अनास्तिक राज्य नहीं है। राज्य सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है परंतु किसी भी संप्रदाय में हस्तक्षेप नहीं करता है। आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का निर्बंधन नहीं करती। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी अनुभाग को सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राजनिधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु यह बात ऐसी शिक्षा संस्थान पर लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है। मित्रों, मैं ये लाइन दोबारा पढ़ना चाहूँगा। राजनिधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु यह बात ऐसी शिक्षा संस्थान पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, जो किसी न्यास या विन्यास के अधीन स्थापित हुआ हो जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो। ऐसी संस्था में किसी भी व्यक्ति को जो उस धर्म में रुचि न रखता हो भाग ले या नहीं ले सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30। अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, आर्टिकल 29। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। नंबर 2, राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाला कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक शिक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। TME पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2002 को अल्पसंख्यकों के अधिकार की अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन को पुनः परिभाषित किया। न्यायालय ने यह कहा कि जहां उप सहायता प्राप्त संस्थानों को पूर्ण व बही सहायता प्राप्त संस्थानों को पूर्ण अधिकार शैक्षणिक संस्थानों में नहीं होगा।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल की अध्यक्षता वाली 11 जजों की पीठ ने न्यायालय द्वारा 11 प्रश्नों पर सर्वसम्मति से फैसला दिया है कि आर्टिकल 30(1) में इनके पसंदानुसार शब्द का अर्थ यह बताता है कि प्रोफेशनल शैक्षणिक संस्थान भी इस दायरे में आ जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यक कौन है। भारत में भाषा एवं धर्म के आधार पर राज्यों का गठन यह बताता है, यही अल्पसंख्यका का आधार है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, अल्पसंख्यक कौन है और भारत में किन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है, इस पर समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन लिखिए, इस पर आंसर हमको दीजिएगा। इस मुद्दे पर विवाद यह है कि जब अल्पसंख्यकों को अधिकार है स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान का, तो बहुसंख्यकों को भी होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि क्या निचोड़ निकला। सभी नागरिकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का अधिकार है। सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में कुछ प्रतिशत गैर अल्पसंख्यक की भर्ती होनी चाहिए। इसका निर्णय राज्य व विश्वविद्यालय करेगा। उप सहायता प्राप्त संस्थानों में अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों की योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार कर सकती है। असहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया अपनी हो सकती है, लेकिन वह प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शी होनी चाहिए। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। नंबर 1, धर्म या भाषा के आधार पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों को अचल संपत्ति के स्वामित्व व क्रय व विक्रय का अधिकार देता है। नंबर 3, ऐसी संपत्तियों के अधिग्रहण की दशा में राज्य को यथा उचित मुआवजा देना होगा। नंबर 4, भाषा, संस्कृति या लिपि के संरक्षण के अधिकार को शिक्षा संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है। नंबर 5, प्रशासन का अर्थ है संस्थाओं के प्रबंधन से संबद्ध विषय। नंबर 6, ऐसे संस्थानों के कार्यों को राज्य नियमित कर सकता है। नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्रशासन के अधिकार का अर्थ कुप्रशासन का अधिकार नहीं है। नंबर 7, शिक्षकों के चयन के लिए विश्वविद्यालय आधारभूत योग्यताओं का निर्धारण कर सकती है। अब आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की संस्थागत रूपरेखा प्रदान करता है। इन अधिकारों को मूल अधिकार का आधार तत्व कहते हैं तथा इसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 के सुप्रीम कोर्ट को विविध प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने की संकल्पना ब्रिटिश संविधान से ली गई है। रिटों के प्रकार, टाइप ऑफ रिट। मित्रों, टाइप ऑफ रिट मैं आज की क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कम टू मेंस फॉर यूपीएससी एंड पीएससी एग्जाम एंड ऑल एग्जाम, तो मैं इसको कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो मित्रों, जहां तक मैंने आज पढ़ाया, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों से इससे संबंधित प्रश्न आप लोग अच्छे से कर लेंगे। आप लोग अंसाल उठाइएगा यूपीएससी और पीएससी का और देखिएगा कि जितना मैंने पढ़ाया उसके बाहर से कुछ पूछा नहीं गया है। और कल की क्लास में आर्टिकल 32 को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो चलते चलते मित्रों, कुछ शब्द आपसे। कोरोना महामारी वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है। भारत में बहुत अच्छे तरीके से कोरोना फैल चुका है। लगभग 15 लाख पेशेंट आज कोरोना से पीड़ित हैं और जिला फैजाबाद में भी एक दिन में 90 से 95 पेशेंट कोरोना के निकल चुके हैं। गली गली में कोरोना के पेशेंट अब आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। अब इस बीमारी से बचना एक चैलेंज हो गया है। अब इस बीमारी से बचना एक चोर और पुलिस का खेल जैसा हो गया है कि पुलिस को चोर खोज रही है, चोर पुलिस से आंख मिचौली करके भाग रहा है। तो मित्रों, कोरोना से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत डर जाइए, चिंतित हो जाइए, डिप्रेशन में चले जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन होकर घूमने का प्रयास कतई मत कीजिए, क्योंकि कोरोना कभी भी किसी भी समय आप पर अटैक कर सकता है और आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसीलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और अपने अपने माता पिता का, जो वृद्ध है दादा दादी का, अपने भाई बहन का ख्याल रखिए। फालतू कहीं न जाने पाए और जिससे भी बात करिए वो 2 गज की बात करें, मैं 6 गज से दूर से बात करिए। गले न मिलिए, हाथ न मिलाइए और अपने हाथ को बार बार अपने चेहरे पर मत लेके जाइए। यदि आपको जुकाम से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसकी दवा लीजिए। अगर वो सही नहीं हो रही है तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, अपनी जांच कराइए, क्योंकि कोरोना किसी भी व्यक्ति विशेष संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ये किसी को भी कभी भी हो सकता है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। 12-13 दिन टाइम लगता है, आदमी क्वारंटाइन किया जाता है और एंटी डिप्रेशन में आप लोग चले जाएंगे। इसकी जो है अच्छी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक आप खाते हैं और अपने बंद रूम में रहते हैं, जिसकी वजह से आप 12-13 दिन में पूरा स्वस्थ हो जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है।
बच के रहिए। जाते जाते मेरा ये संदेश आपको एक बार फिर से कि कोरोना से बच के रहिए और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये विशेष अंक यही समाप्त हो रहा है।